नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो हमें भारत के एक आदिवासी समुदाय कुड़मी समाज की दुनिया में ले जाएगी। हम उनके एक बहुत ही खास पर्व टूसू पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे जो स्रोत हैं वो कुछ ऑडियो अंश हैं जो इस पर्व की रस्मों और मतलब इसके पीछे की जो सोच है उसको समझाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, ये कहानी है जमीन से जुड़े रहने की, प्रकृति का शुक्रिया अदा करने की और एक पूरे समुदाय के एक साथ आने की। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खेती से जुड़ा त्योहार है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं फसल काटने का जश्न क्यों नहीं है, बल्कि ये इस समाज की पहचान, उनके पूरे सामाजिक ताने बाने से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये टूसू पर्व आखिर है क्या और कहाँ मनाया जाता है? टूसू खास तौर पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम के उन इलाकों में मनाया जाता है जहां कुड़मी समुदाय रहता है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये बुनियादी तौर पर एक कृषि उत्सव है। जब धान की फसल कटकर घर आ जाती है तो ये पर्व प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। लेकिन इसे सिर्फ हार्वेस्ट फेस्टिवल कह देना वो इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। ये मेहनत, प्रकृति और समुदाय, इन तीनों के बीच के रिश्ते का उत्सव है। रिश्ते का उत्सव, ये बात दिलचस्प है। तो ये रिश्ता मनाया कैसे जाता है? मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या कोई खास दिन या कोई खास रस्म है जिससे ये महीने भर चलने वाला त्योहार शुरू होता है? हाँ, इसकी शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखी रस्म से होती है। ये अगन संक्रांति यानी कि पूस महीने की शुरुआत में होता है। पूस की शुरुआत में? जी। जब किसान अपनी धान की कटाई पूरी कर लेते हैं तो वो खेत में फसल के आखिरी 9 पौधों को काटते नहीं हैं। अच्छा, उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ते नहीं हैं। उन्हें बहुत सम्मान के साथ जड़ और मिट्टी समेत उखाड़कर घर लाते हैं। जड़ समेत? ये तो काफी अलग बात है। आमतौर पर तो हम सिर्फ फसल या उसके फल की ही बात करते हैं। जड़ को साथ लाने के पीछे जरूर कोई गहरा मतलब होगा। बिल्कुल, यही इस पर्व की आत्मा है। जड़ समेत लाने का मतलब है कि आप सिर्फ फसल की पैदावार नहीं, बल्कि उसकी पूरी हस्ती, उसका मूल, उसकी जीवन शक्ति को घर ला रहे हैं। वाह! ये इस बात का प्रतीक है कि समृद्धि सिर्फ ऊपरी नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ी हुई घर आ रही है। फिर घर लाकर उन 9 पौधों की पूजा होती है और उन्हें घर के अंदर एक पवित्र जगह पर स्थापित कर दिया जाता है। और यहीं से मतलब उत्सव का माहौल बनना शुरू होता है। इस मौके पर एक खास गीत भी गाया जाता है। लोकगीत? मुझे लगता है किसी भी संस्कृति का असली एहसास उनके गीतों से ही आता है। क्या बोले हैं उस गीत के? उससे शायद हम इसकी भावना को और बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। हाँ, जरूर। गीत कुछ ऐसा है। गाय आवली बाछुरा आवली, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे गाय और बछड़ी के घर आने की बात हो रही है। क्या ये समृद्धि के घर आने का एक प्रतीक है? जैसे शाम को जब गाय अपने बछड़े के साथ घर लौटती है तो घर भरा पूरा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस गीत का सार है। जैसे गाय और बछड़ा घर के दरवाजे पर आते हैं तो घर में एक सुकून और पूर्णता का एहसास होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही ये समुदाय प्रार्थना कर रहा है कि टूसू के रूप में धान और समृद्धि हमारे घर में प्रवेश करे। यहाँ भगवती और ठाकुरानी जैसे शब्द प्रकृति की उस दैवीय शक्ति के लिए हैं जिसका वो अच्छी फसल के लिए आभार मान रहे हैं। अच्छा। ये एक तरह का स्वागत गीत है समृद्धि के लिए। ये कितना काव्यात्मक तरीका है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक भावना को जीने जैसा है। आपने कहा कि इन धान के पौधों को स्थापित किया जाता है। क्या इस रस्म का कोई खास नाम है? हाँ, अगहन संक्रांति के दिन होने वाली इस स्थापना को टूसू थापना कहते हैं। टूसू थापना? थापना यानी स्थापना करना। ये बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस स्थापना की प्रक्रिया को भी एक दूसरे गीत में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। अच्छा, एक और गीत है जो सिर्फ इस प्रक्रिया के बारे में है। ये तो बहुत विस्तार में जाता है। बताइए उसके बारे में। जी, वो गीत कुछ इस तरह है। हमरा जेमा टुसु थापियो घनो संक्राइते गो अबोला बाछुरे गोबर लगन चारे गुड़ी गो
অবলা বাছুরে গোবর লগন চাউরে গুড়ি গো। लोग का मतलब शायद अब लेप या लगाना होगा। क्या ये उस जगह को तैयार करने के बारे में है जहां टूसू को स्थापित किया जाना है? एकदम सही पकड़ा आपने। ये गीत स्थापना की तैयारी का वर्णन करता है। ये बता रहा है कि कैसे गोबर और चावल के लेप से उस जगह को शुद्ध किया जा रहा है, लीपा जा रहा है। वाह, ये कितना जमीनी और प्राकृतिक है। आज के दौर में हम पूजा के लिए बाजार से कितनी सिंथेटिक चीजें ले आते हैं, पर यहाँ तो प्रकृति की ही चीजों से प्रकृति के प्रतीक की पूजा हो रही है। सही बात है। ये प्रकृति के चक्र का सम्मान है। ये बात वाकई सोचने वाली है। हर छोटी चीज, जड़ समेत पौधे लाना, गोबर से लीपना, एक गहरे अर्थ से जुड़ी है। यह हमें बताता है कि यह समाज प्रकृति को कितने सम्मान और कितने करीबी से देखता है। तो ये टूसू थापना हो गई, और फिर ये उत्सव पूरे पूस महीने चलता है। जी। तो फिर मकर संक्रांति पर क्या होता है? वो उस पर्व का सबसे बड़ा दिन होता होगा। हाँ, मकर संक्रांति इसका मुख्य दिन है। आप कह सकते हैं कि ये जश्न का चरम है। इस दिन मेला लगता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उल्लास अपने शिखर पर होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पर्व यहाँ खत्म नहीं होता। सच में मुझे लगा मकर संक्रांति ही फाइनल दिन होगा। ज्यादातर त्योहार तो अपने सबसे बड़े दिन पर ही खत्म हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है? इसके ठीक अगले दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसे अक्षय जात्रा कहते हैं। अक्षय जात्रा, ये क्या है? इसका क्या मतलब है? अक्षय जात्रा को आप कुड़मी समुदाय के लिए एक तरह से नए कृषि वर्ष का पहला दिन मान सकते हैं। अच्छा। ये भविष्य की ओर देखने का दिन है। इस दिन किसान एक सांकेतिक रस्म के तौर पर अपने खेतों में जाकर 2.5 पाक हल चलाते हैं। एक मिनट, 2.5 पाक हल चलाना, ये 2.5 ही क्यों? 2 या 3 क्यों नहीं? क्या इस 2.5 का कोई खास मतलब है? ये एक पारंपरिक मान्यता है। 2.5 पाक मतलब 2 बार पूरा और 1 बार आधा चक्कर। ये आने वाले कृषि वर्ष के लिए नए कामों की एक शुभ शुरुआत मानी जाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक संकल्प है। ये कहने का तरीका है कि हमने पिछली फसल का धन्यवाद कर दिया और अब हम अगली फसल के लिए फिर से मेहनत करने को तैयार हैं और धरती माँ से अच्छी पैदावार की उम्मीद रखते हैं। वाह, तो ये तो एक पूरा चक्र हो गया। आप पिछली फसल की जड़ों को सम्मान के साथ घर लाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और फिर अगली फसल के लिए जमीन को तैयार करने का संकल्प लेते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति आशा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। अद्भुत। हमारे स्रोतों में एक और शब्द का जिक्र बार बार आया है, चौड़ल। ये क्या होता है और इस पर्व में इसकी क्या भूमिका है? चौड़ल इस पर्व का शायद सबसे दर्शनीय और कलात्मक पहलू है। इसे आप एक तरह की सजी धजी पालकी या मंदिर की छोटी प्रतिकृति समझ सकते हैं, जिसे बांस और रंगीन कागज से बहुत खूबसूरती से बनाया जाता है। अच्छा। मकर संक्रांति के मेले में लोग अपने अपने चौड़ल लेकर आते हैं। तो ये सिर्फ एक सजावट की चीज है? नहीं, सिर्फ सजावट नहीं, ये सामुदायिक गौरव का प्रतीक है। मेले में समाज के सभी लोग पूरी श्रद्धा से इसकी पूजा करते हैं। अलग अलग गांवों के लोग अपने अपने चौड़ल लेकर आते हैं और उनमें एक तरह की, कह सकते हैं, मीठी प्रतिस्पर्धा भी होती है कि किसका चौड़ल सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, लेकिन इस बहाने पूरा समुदाय एक जगह इकट्ठा होता है। तो ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये दिखाता है कि त्योहार सिर्फ घरों के अंदर नहीं, बल्कि पूरे समाज के साथ मिलकर मनाया जाता है। अब मुझे पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये एक निजी या पारिवारिक पूजा से शुरू होकर एक बड़े सामाजिक उत्सव तक पहुंचता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी रस्मों, गीतों और परंपराओं को एक साथ देखें, टूसू थापना से लेकर अक्षय जात्रा और चौड़ल तक, तो इसका सार क्या निकलता है? ये सब मिलकर हमें कुड़मी समाज के बारे में क्या बताते हैं? इसका सार यही है कि टूसू पर्व सिर्फ एक कृषि उत्सव नहीं है। ये कुड़मी आदिवासी समाज की एक जीती जागती सांस्कृतिक धरोहर है। ये उनकी कृषि परंपराओं को दिखाता है, प्रकृति में उनकी गहरी आस्था को दिखाता है और सबसे बढ़कर उनकी सामाजिक एकजुटता को दिखाता है। धान के 9 पौधों की स्थापना से लेकर अगले साल के लिए हल चलाने तक ये पूरा पर्व जीवन के चक्र, प्रकृति पर हमारी निर्भरता और एक दूसरे के साथ की जरूरत को दर्शाता है। सही बात है। ये पर्व समुदाय की एकता को मजबूत करता है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। तो आज हमने टूसू पर्व के जरिए कुड़मी समाज की संस्कृति को कितनी गहराई से समझा।
ये सिर्फ फसल का जश्न नहीं बल्कि प्रकृति का धन्यवाद है, नए साल का स्वागत है और सामाजिक एकता का एक मजबूत प्रतीक है। बिल्कुल। टूसू स्थापना की पवित्रता से लेकर अखाई यात्रा की उम्मीद तक हर रस्म का एक गहरा अर्थ है जो हमें प्रकृति और समुदाय के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, हमारे स्रोत कहते हैं कि ये एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है। जीवंत। आज जब पारंपरिक खेती का तरीका बदल रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे में ये पर्व अपना असली रूप कैसे बनाए रखते होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक जीवंत धरोहर को बदलते समय के साथ जिंदा रखने के लिए एक समुदाय को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? क्या ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा या ये अपनी उस आत्मा को बचाए रख पाएगा जिसकी बात हम आज कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये सिर्फ कुड़मी समाज के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की ऐसी तमाम परंपराओं के लिए है जो आधुनिकता और अपनी जड़ों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।